आज के जो हमारे टॉपिक है ना वो है दो तीन टॉपिक है। पहला टॉपिक हमारा है आज के सेशन के लिए कि जो फंडामेंटल नॉलेज है वो क्या होता है। हम कहते हैं फंडामेंटल्स। ठीक है कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। तो फंडामेंटल्स का मतलब होता है कि न्यूज़, कोई भी ऐसी खबर, ठीक है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर किसी भी पेयर को अफेक्ट कर सकती है उसको फंडामेंटल कहते हैं, यानी न्यूज। अब जैसे मिसाल के तौर पे आज प्राइस ने बहुत ज्यादा, गोल्ड की प्राइस की अगर आप बात कर लें, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में या बड़े टाइम फ्रेम में, तो आप देखें बहुत ज्यादा प्राइस गिरी है। एक ही कैंडल, ये रेड कैंडल देखें कितनी बड़ी बनी है ये वाली। ठीक है, अगर आपको जितनी भी ये कैंडल्स नजर आ रही हैं मेरे चार्ट के ऊपर, ये जो चार्ट है इसमें आप देखें जितनी भी आपको कैंडल्स नजर आ रही हैं ये सारी एक एक घंटे वाली हैं कैंडल्स। इन सब कैंडल्स में से जो सबसे बड़ा साइज है ना रेड कैंडल का, वो ये वाली आज की कैंडल है, ये वाली। ठीक है, तो अब आपके जहन में एक क्वेश्चन तो आएगा ना, कि आ रहा होगा कि ये ऐसा क्या हुआ आज यहाँ पे, जो कि इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखें शायद 100 से ज्यादा कैंडल्स हैं। ठीक है, रेड और ग्रीन साइज की सारी एक एक घंटे वाली हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हुआ इस कैंडल में कि ये इतनी बड़ी कैंडल रेड बनी और प्राइस ऊपर से 3350 से 3350 से गिरना शुरू हुई और आई है 3313 पे। ठीक है, तकरीबन 40 पॉइंट से ज्यादा एक ही कैंडल में एक घंटे में प्राइस नीचे गिर गई। तो कोई वजह तो होगी ना इसके पीछे, वरना नॉर्मली तो इतनी बड़ी कैंडल रेड या ग्रीन नहीं बनती, देखें कहीं पे नजर नहीं आ रही पीछे। तो ये जो वजह है ना, इस ये वजह बेसिकली ये फंडामेंटल है, न्यूज है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये, उसमें पहला जो पोर्शन है वो है कि ये फंडामेंटल्स हम देखेंगे, यानी न्यूज फॉरेक्स ट्रेडिंग में कितनी किस्म की हो सकती हैं, और अगर उस न्यूज का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, या नेगेटिव आ जाए, तो उसका असर हमारा जो पेयर है जिसके जिसका चार्ट ओपन करके हम बैठे हुए हैं उसका उसका उसके ऊपर असर क्या पड़ेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो फंडामेंटल्स होते हैं ना, उसका मतलब होता है न्यूज़। ठीक है, और फंडामेंटल्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। फंडामेंटल्स की तीन किस्में होती हैं। नंबर वन, जिसे हम कहते हैं, यानी न्यूज़ पहली किस्म की, जिसे हम कहते हैं लो इम्पैक्ट की न्यूज़। और दूसरी न्यूज़, और तीसरी न्यूज। तीन तरह की खबरें होती हैं, यानी फंडामेंटल्स तीन तरह के होते हैं। तो उसमें जो पहली खबर है ना उसको हम कहते हैं लो इम्पैक्ट वाली। लो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट कहते हैं असर को, लो इम्पैक्ट न्यूज। इसको आसान लफ्जों में आप कह ले छोटी खबर। ठीक है, खबर छोटी है, वो खास नहीं है, इसलिए उसका जो, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है, या रिजल्ट नेगेटिव आता है, तो उस जिस मुल्क की या जिस करेंसी के मुतल्लिक वो खबर है, उसका उस करेंसी के ऊपर असर भी छोटा ही होना है, बहुत ज्यादा नहीं होना, क्योंकि लो इम्पैक्ट की न्यूज है। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो खबर होती है वो होती है जी, जिसे हम कहते हैं मीडियम इम्पैक्ट की खबर। इसका जो कलर है, मैं ये देखिए, ये मैंने पहला जो लो इम्पैक्ट की है ना खबर, इसका जो कलर मैंने लिखा है वो लिखा है येलो। और जो दूसरी खबर होती है मीडियम इम्पैक्ट की, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज, इसको मैंने ऑरेंज कलर से लिख रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज का मतलब होता है दरमियाने दर्जे की खबर। दरमियाने दर्जे की खबर, यानी इसका असर बाजुकात थोड़ा भी होता है और बाजुकात बहुत ज्यादा भी हो सकता है।
ठीक है, शिद्दत से, यानी कि दरमियाने दर्जे की शिद्दत होती है इसकी, बाजू का थोड़ी कम, बाजू का थोड़ी सी ज्यादा। और इसी तरीके से एक तीसरी किस्म की खबर होती है जी, जिसको हम कहते हैं हाई इम्पैक्ट की न्यूज। हाई इम्पैक्ट न्यूज। ठीक है, हाई इम्पैक्ट न्यूज का मतलब ये कि इंतहाई ज्यादा असर रखने वाली ऐसी खबर, यानी खतरनाक खबर, कि जिसका रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये आगे हम पढ़ेंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट का हमें कहाँ पे पता चलेगा। हम कैसे, हमें पता चलेगा कि किस जो खबर आई है उसका रिजल्ट जो है, नतीजा, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये हम आगे, थोड़ा सा आगे चल के हमें डिटेल पता चलेगी। ठीक है, तो हाई इम्पैक्ट न्यूज जो होती है ना, ये इंतहाई खतरनाक खबर होती है। इंतहाई खतरनाक खबर होती है कि इसने असर इसका काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा असर इसका पड़ता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखें एक चीज जो और समझने वाली, वो ये कि हम, जाहिर सी बात है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में पेयर्स में ट्रेड कर रहे होते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम पेयर्स में ट्रेड कर रहे होते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में पेयर्स बने हुए होते हैं मुख्तलिफ चीजों के, जैसे कि XAU यानी गोल्ड, और USD, ये एक पेयर है, डॉलर, अमेरिकन डॉलर। ठीक है, अब जो न्यूज का, गोल्ड की न्यूज तो नहीं आनी ना। न्यूज याद रखिएगा, फॉरेक्स में हमेशा करेंसी की आती है। मतलब खबर जो होती है ना, खबर, वो किसी मुल्क की होती है। मतलब दुबई की यानी UAE की खबर, या पाकिस्तान की खबर, या इंडिया की खबर, या अमेरिका की खबर, या इंग्लैंड की खबर, किसी कंट्री की खबर होती है। और आपको पता है कि हर कंट्री का अपनी एक करेंसी होती है ऑफिशियल। ठीक है ना, जैसे अमेरिका है, अमेरिका की अपनी ऑफिशियल करेंसी है USD। तो फर्ज करें अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव खबर आती है, ऐसी पॉजिटिव खबर कि जिसका अमेरिका की जो करेंसी है उसके ऊपर पॉजिटिव असर पड़ेगा। ठीक है ना, पॉजिटिव खबर का मतलब यही हुआ अमेरिका से जो आएगी, कि उसका असर अमेरिकन जो डॉलर है, अमेरिकन करेंसी है, उसके ऊपर पॉजिटिव पड़ेगा। अगर नेगेटिव खबर आएगी, उसका असर नेगेटिव पड़ेगा USD के ऊपर। तो फर्ज करें कि अमेरिका की खबर आ गई पॉजिटिव कोई, ठीक है, छोटी या बड़ी। अब देखें कि उसका पॉजिटिव खबर का जो रिजल्ट है या इम्पैक्ट है, वो किसके ऊपर पड़ेगा? अमेरिकन करेंसी के ऊपर पड़ेगा ना। ओके, तो अब उस पॉजिटिव इम्पैक्ट की वजह से जो हमारी अमेरिकन करेंसी है, USD है, ये जा सकता है ऊपर। ये ऊपर जाएगा ना। ठीक है, तो अगर ये ऊपर जाएगा अमेरिकन डॉलर, तो इसी पेयर के अंदर दूसरा जो कंपोनेंट है, गोल्ड, वो किधर जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों ऊपर जाएं। तो फिर दूसरा जो पेयर का कंपोनेंट होता है वो उल्टी सिमत में जाता है, नीचे जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये असर होता है। तो अब इसका मतलब है कि जो अमेरिकन न्यूज है, कोई भी, पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट वाली, उसका असर हर पेयर में, जहां जहां पे भी USD होगा ना, अमेरिकन डॉलर, ठीक है, उसके ऊपर असर डालेगा वो। तो उसकी वजह से वो सारा पेयर ही डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी प्राइस में बड़ी तेजी से मूवमेंट आएगी। ठीक है जी। अब इसी तरीके से कैनेडियन डॉलर एक पेयर है, मिसाल के तौर पे हम, या यूरो USD का मेजर पेयर है, यूरो और USD। अब यूरो जो है ये यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, ठीक है, और USD जो है वो अमेरिकन डॉलर है। पेयर बना हुआ है। अब या यूरोप भी अपने एक पूरे जोन को रिप्रेजेंट करता है ना, इसमें 23 24 या 27 कंट्रीज हैं यूरोप में, उनकी मुश्तरका करेंसी यूरो है। और अमेरिकन डॉलर दुनिया की बड़ी करेंसी है। तो अब फर्ज करें यूरोप से खबर आ गई पॉजिटिव, जिसका मतलब क्या है कि जो कि इसके लिए, यूरो के लिए पॉजिटिव है।
तो उसकी वजह से यूरो किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा? कि जैसे न्यूज आएगी ना, जिसका रिजल्ट ये होगा कि यूरो स्ट्रांग होने लगा है, तो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो यूरो को बाय करेंगे। उनको पता है कि न्यूज ऐसी आ गई है जिसने यूरो की प्राइस को ऊपर लेके जा सकती है, तो वो नीचे से उसको बाय करेंगे ताकि ऊपर जाके उसको अच्छे प्रॉफिट में उससे निकल जाएं ट्रेड से। ठीक है। तो यूरो के बारे में पॉजिटिव खबर आने का मतलब क्या है कि लोग उसको बाय करेंगे। जितनी ज्यादा पॉजिटिव खबर होगी यूरो के लिए, उतनी ज्यादा लोग यूरो को बाय करेंगे। जितने ज्यादा लोग बाय करेंगे यूरो को, उतना यूरो ऊपर जाएगा। ठीक है। और जितना यूरो ऊपर जाएगा, उतना ही इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो किधर जाएगा? वो नीचे जाएगा। तो यूएसडी वीक होगा, यूरो मजबूत होगा। अब यहां पे एक जगह पे यूएसडी वीक हुआ है ना, इसका मतलब है कि जिन जिन पेयर्स में यूएसडी था लगा हुआ, वहां पे हर जगह पे वो वीक होगा। कितना वीक होगा वो डिपेंड करता है कि उसके मुकाबले में जो कंपोनेंट है दूसरा, वो कितना स्ट्रांग या वीक हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से किसी भी बड़ा मुल्क, ऐसा बड़ा मुल्क जिसकी जो करेंसी है फॉरेक्स में मुख्तलिफ पेयर्स में होती है, ठीक है, तो अगर उसकी खबर पॉजिटिव आए उस मुल्क में उस करेंसी के हवाले से, या नेगेटिव आए, ठीक है, उसका असर उस करेंसी के सारे पेयर्स में होता है। ये बात आपको मेरे ख्याल में अब समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन ये है कि हमें ये सारी की सारी न्यूज़ के बारे में कहाँ पे पता चलेगा? तो ये भी बहुत सिंपल है जी। एक वेबसाइट में यहां पे लिखने लगा हूं। इस वेबसाइट का नाम है www.forexfactory.com। आपने forexfactory.com ओपन कर लेनी है। ठीक है। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट है ना न्यूज के लिए, न्यूज के रिजल्ट देखने के लिए, और ऑथेंटिक वेबसाइट जो है वो ये है forexfactory.com। इसके अलावा और भी काफी सारी हैं, लेकिन इसके मुकाबले की कोई नहीं है। ये सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो कभी आ जाती है, कभी बंद हो जाती है, लेकिन वेबसाइट जो है वो हर वक्त चल रही होती है। तो आपने क्या करना है कि ये वेबसाइट ओपन करनी है जी। ठीक है, बल्कि जल्दी से हम वेबसाइट ही ओपन करते हैं। www.forexfactory.com। अच्छा, इस वेबसाइट का जो लेआउट है ना वो कुछ इस तरीके से है। ये आप देख रहे हैं, ये इसका लेआउट है। और इसमें इसका जो आप लेट से होम पेज पे आ जाएं, ठीक है, तो इसका होम पेज भी इसी तरीके से ओपन होगा। मैं दोबारा ओपन करता हूं ताकि ये प्रॉपर forexfactory.com। हाँ जी, ये इसी तरीके से ओपन होगा। इसका ये होम पेज है। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो अब आपने देखे इसमें यहां पे ऊपर ना टॉप पे ये स्कैनर की हेडिंग लगी हुई है। तो यहाँ पे ये ऊपर कुछ पेयर्स लिखे हुए हैं जिनके ये ब्लू कलर के आपको चार्ट्स नजर आ रहे हैं। इनको इग्नोर कर दें, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये वैसे इन्होंने वैसे ही हैं, ये इन चार्ट्स की कोई हैसियत नहीं है। अब असल काम जो है वो नीचे आ जाए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे, ये देखें, आज यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है टुडे। ठीक है, टुडे। आप इस टुडे के ऊपर क्लिक करेंगे ना, जुलाई 3, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप चाहें तो ये देखें, दिस वीक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी ये हफ्ता जो शुरू हुआ है आज, ये कब हफ्ता शुरू हुआ था? मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज थर्सडे है आज। ठीक है। तो आप दिस वीक यानी पूरे हफ्ते की, इस पूरे हफ्ते की खबरें अगर ऑन करना चाहें तो वो ओपन कर सकते हैं। आप नेक्स्ट वीक की, जो अगला हफ्ता जो मंडे से शुरू होगा, उस पूरे हफ्ते की जो खबरें आने वाली हैं वो सामने लाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पूरे महीने की, दिस मंथ, ठीक है, कौन कौन सी खबरें हैं
ठीक है, वो आप सामने लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो अभी हम क्या किया हुआ है, हमने जो बाय डिफॉल्ट होता है वो टुडे का होता है, सिर्फ आज का। ठीक है, आज के दिन की खबर यहाँ पे। अब आप देखें, सबसे पहला आपने काम क्या करना होता है कि आप दुनिया के जिस मुल्क में भी हैं, आपने फॉरेक्स फैक्ट्री का जो टाइम है ना, ये देखें, ये आगे यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, डेट के आगे ये टाइम आपने अपने लोकल टाइम के साथ एडजस्ट करना होता है। ठीक है, इस टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइम जोन आ जाएगा, आप देख लें। अब जैसे मैं हूँ दुबई में, ठीक है, तो मैं अबू धाबी का टाइम सेट करूंगा और ये सेव सेटिंग कर दूंगा। तो अब देखिए मेरा टाइम हो गया 9:27। ठीक है, आप पाकिस्तान में हैं या तो आप अपने हिसाब से पाकिस्तान का टाइम जोन सेट कर लें। इसका फायदा क्या होगा आपको? इसका फायदा ये होगा कि अब ये जितनी भी नीचे न्यूज है ना, उनके जो टाइम लिखे हुए हैं वो आपके लोकल टाइम के साथ एडजस्ट हो गए हैं, तो आपको अपने टाइम के मुताबिक न्यूज मिलेगी। ठीक है कि उस न्यूज का टाइम जो भी हो वो आपके टाइम में कन्वर्ट हो गया है। ठीक हो गया। अब जैसे मिसाल के तौर पे आज थर्सडे का दिन है जी, जुलाई 3 जुलाई। ठीक है, आज के दिन की ये सारी खबरें हैं। ये देखें आगे करेंसी का नाम लिखा हुआ है टाइम के आगे। ठीक है, और करेंसी में पहले NZD। NZD किसकी सिंबल है? न्यूजीलैंड डॉलर की। सबसे पहले आज सुबह दुबई के टाइम के मुताबिक 5 बजे खबर थी न्यूजीलैंड डॉलर की। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट कितना था? अब देखें इम्पैक्ट के नीचे ना ये जो फोल्डर्स बने हुए हैं इनके डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, जैसे ये देखें, ये येलो फोल्डर है। तो येलो फोल्डर का मतलब होता है इस फोल्डर के ऊपर आप, येलो फोल्डर के ऊपर आप कर्सर को लाएंगे तो देखें क्या लिखा हुआ आगे, लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, यानी कम इम्पैक्ट वाली, थोड़े असर वाली। ठीक है, कम असर वाली खबर। अच्छा, इसी तरीके से नीचे एक खबर है जी, ये करेंसी कौन सी है? CHF। ठीक है, सुबह 10:30 दुबई टाइम, आज सुबह यानी कि गुजर चुकी हुई है। ये खबर थी CHF है, ये सिंबल है स्विस फ्रैंक की, स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है उसकी सिंबल फॉरेक्स में CHF यूज होती है। ठीक है, तो ये खबर, इसका इम्पैक्ट क्या था? ये रेड कलर का फोल्डर है। फोल्डर के ऊपर जिस वक्त आप कर्सर को लेके आए हैं तो देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, हाई इंपैक्ट, यानी ये इंतहाई खतरनाक खबर होती है। यानी 3 किस्म के जो फंडामेंटल्स होते हैं ना, उनमें से सबसे खतरनाक खबर ये होती है। ठीक है, और उस खबर की फिर हेडिंग क्या है, ये आगे हेडिंग भी दी हुई है देखें। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से आप देखें नीचे आ जाएं, येलो येलो कलर जो है इसका मतलब है, ये देखें ये यूरो की खबर है, ये GBP की, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जो पाउंड स्टर्लिंग है उसकी खबर है। फिर आप देखें ये GBP की आज दिन में आफ्टरनून में 4:20 PM पे दुबई टाइम पे खबर एक रेड कलर की थी। क्या खबर थी? बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो गवर्नर था जिसका नाम है बैली, उसकी स्पीच थी कहीं पे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जैसे पाकिस्तान का गवर्नमेंट का जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक, उसका गवर्नर कहीं पे स्पीच देगा। ठीक है ना, तो अगर कोई ट्रेडर फॉरेक्स ट्रेडिंग में पाकिस्तानी रुपी के पेयर में काम करता है तो जाहिर सी बात है उसकी अगर कोई बातचीत अच्छी होगी पाक रुपीस के लिए, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर ट्रेडर्स को ये जो बातें सुनेंगे गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक की, अगर उनको उसकी बातों से ये पता चलेगा कि ये इसकी बातों की वजह से, या इसने जो अभी ये हिंट दिया है इसकी वजह से कल परसों या आने वाले टाइम में जल्दी पाकिस्तानी रुपी की प्राइस ऊपर जा सकती है, मजबूत हो सकता है, तो लोग पाकिस्तानी रुपी को बाय करेंगे। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में। इसी तरीके से ये बैंक ऑफ इंग्लैंड का, यानी जो इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है, उसका जो गवर्नर था उसकी स्पीच थी, तो उसकी बातचीत को जितने भी ट्रेडर जो GBP के पेयर में ट्रेड करते हैं, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में, उन्होंने गौर से सुना होगा और उसकी बातचीत से उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाल के, हिंट लेके, तो बाय या सेल की होगी और बड़ी तेज मूवमेंट हुई होगी उस वक्त, इस टाइम पे। ठीक है जी, इसी तरीके से आप देख लें कि अभी तक 2 कलर इंपैक्ट के, 2 कलर्स के फोल्डर आए हैं, एक येलो यानी लो इंपैक्ट वाला, और दूसरा रेड कलर का। ठीक है, और यानी इंतहाई हाई इंपैक्ट वाला, और तीसरा जो फोल्डर है वो देखें ये ऑरेंज कलर का है नीचे। ठीक है, ये देखें आज शाम यानी आफ्टरनून में 4:30 दुबई टाइम पे सबसे पहले कैनेडियन डॉलर की एक खबर थी जो थी लो इम्पैक्ट की,
और 4:30 बजे ही अमेरिकन डॉलर की एक खबर थी हाई इंपैक्ट की, दूसरी खबर थी 4:30 बजे हाई इंपैक्ट की, तीसरी खबर थी हाई इंपैक्ट की, चौथी खबर थी मीडियम इंपैक्ट की। ये लें जी, ये जो 4:30 बजे आज ये अमेरिकन डॉलर की एक ही वक्त में तीन हाई इंपैक्ट की खबरें रेड कलर की, और एक मीडियम इंपैक्ट की, और एक लो इंपैक्ट की। अब देखें एक ही वक्त में 4:30 बजे सिर्फ अमेरिकन डॉलर की कितनी खबरें थी, ठीक है। और इन खबरों के रिजल्ट्स की वजह से वो जो बड़ी कैंडल आपने देखी थी डॉलर की, कि जो गोल्ड जो है वो नीचे आया था, यानी डॉलर ऊपर गया था, ठीक है, वो बड़ी कैंडल जो थी वो बेसिकली इन खबरों के रिजल्ट्स की वजह से थी। अब रिजल्ट क्या आया वो आगे चल के हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये 7 बजे तक दुबई टाइम, आज के दिन में 7 बजे तक खबरें थी, जो कि गुजर चुका हो, 7 भी हो गए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आज के दिन में कोई खबर नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि ये तो हो गया इम्पैक्ट वाला फोल्डर। ये उस खबर की हेडिंग है कि खबर की हेडिंग क्या, कौन सी खबर है, ठीक है। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो ये है, अच्छा अगर आप इंग्लिश पढ़े लिखे हैं, आपको पढ़ना लिखना आता है, फाइनेंस से अकाउंट से आपकी दिलचस्पी है, मैशत वगैरह से, तो इस हर खबर के आगे ये देखें डिटेल वाला फोल्डर दिया हुआ है। तो इसको जब आप ओपन करेंगे ना फोल्डर को, तो उस खबर के बारे में कंप्लीट डिटेल आप पढ़ सकते हैं कि ये खबर कहाँ से इशू होती है, ये रिजल्ट कौन कंपाइल करता है, इसका इम्पैक्ट क्यों होता है, थोड़ा क्यों होता है, लो क्यों हाई, ठीक है। सारी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको क्लिक करके। हम इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। असल चीज जो है ना, याद रखें कि इंपॉर्टेंट चीज ये दो होती हैं रिजल्ट के हवाले से। एक ये देखें एक्चुअल की हेडिंग ये वाली, ठीक है, ये जो हेडिंग है हमारी यहां पे, ये वाली एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब क्या होता है कि जो रिजल्ट आज आना है। ये तो क्योंकि इसके नीचे इसलिए ये आपको फिगर्स मिल रही हैं लिखी हुई, क्योंकि ये सारी खबरें आज गुजर चुकी हुई हैं। फर्ज करें अगर कल के दिन की हम देखेंगे, कल आने वाले दिन की खबरों के बारे में, तो आप देखेंगे कि उनके नीचे ही एक्चुअल के नीचे सारा खाना खाली होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये रिजल्ट तो उसी वक्त आता है जब जब टाइम होगा, उसका डेट होगी, टाइम होगा। एक ये चीज इंपॉर्टेंट होती है एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब कि आज अपने टाइम पे जो रिजल्ट आना है वो क्या रिजल्ट होगा। और दूसरी होती है फोरकास्ट, इंपॉर्टेंट। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, इसको उर्दू में आप कह लें तखमीना। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है ना, माहिरीन जिन्हें कह लें आप, इकोनॉमिस्ट कह लें, या अपनी अपनी फील्ड के हवाले से जो एक्सपर्ट लोग होते हैं दुनिया में, उनकी फोरकास्ट क्या होती है, उनकी उम्मीद या एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि ये पहले होता है। अच्छा, मैं अगले पेज के ऊपर अगर चलूं तो मेरे ख्याल में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। देखिए ये तो टुडे है ना, आज तो आज की सारी खबरें आके गुजर चुकी हुई हैं, रिजल्ट भी आ चुके हुए हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं करने लगा हूं क्या कि मैं यहां पे दिस वीक करता हूं सिलेक्ट, ये है दिस वीक, और अप्लाई सेटिंग कर लेता हूं। अब इसमें कल फ्राइडे का दिन है, ठीक है। अब देखिए सैटरडे संडे को मार्केट बंद होती है, तो सैटरडे संडे को कोई खास खबर नहीं होती है। ये वीक जो है मंडे से शुरू हुआ था, जून 30 थे। आज है जी, नीचे आ जाएं, ये देखें थर्सडे, यहाँ पे आज हैं हम। आज की भी आप देखें सारी खबरें गुजर चुकी हुई हैं। अब कल का दिन है फ्राइडे, ठीक है, कल फ्राइडे। तो फ्राइडे की जो सबसे पहली खबर आनी है ना, ये देखें ग्रीन एरो लगा हुआ है छोटा सा पीछे, वो आनी है सुबह साढ़े साढ़े 3 बजे दुबई टाइम पे। किस करेंसी की? जैपनीज येन की, ठीक है। ये लो इम्पैक्ट की खबर है, और ये उसकी डिटेल वाला फोल्डर है, ठीक है। अब देखें एक्चुअल जो है ना, ये एक्चुअल की हेडिंग है। एक्चुअल के नीचे सारी लाइन खाली है। ये रिजल्ट सुबह 3:30 बजे यहां पे लिखा जाएगा, ठीक है, इस जगह पे। लेकिन जो फोरकास्ट है, अगली हेडिंग देखें फोरकास्ट वाली, उसके नीचे ऑलरेडी जो जो खबरें आनी है उनका तखमीना यहां पे पहले दिया हुआ है, ये देखना है, ठीक है ना। ये दिया हुआ है कि लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, ये पहले से एक्सपेक्टेशन यहां पे आ रही होती है, ठीक है, हर खबर की। अच्छा, अब होगा क्या कि जैसे ही इस न्यूज का टाइम आएगा, ठीक है, अपने टाइम पे
यहां पे इस जगह पे एक्चुअल के नीचे उस न्यूज का रिजल्ट लिख दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा यहां पे। ठीक है। अच्छा, वो रिजल्ट जब लिखा जाएगा ना, वो तीन कलर्स में से किसी एक कलर में होगा। या तो वो रेड कलर का रिजल्ट होगा, जैसे ऊपर देखें लिखा हुआ है रेड कलर में, या ब्लैक कलर में होगा, और या ग्रीन कलर में होगा। जैसे आप देखें एक्चुअल में ये तीन कलर यूज हुए हुए हैं। किसी न्यूज का रिजल्ट रेड कलर में लिखा हुआ है, किसी का ब्लैक कलर में, किसी का ग्रीन कलर में। ठीक है। तो अब ये सिर्फ सेटिंग है इस फॉरेक्स फैक्ट्री की, इस वेबसाइट की। ठीक है। अगर आप ये न्यूज किसी और वेबसाइट पे देखेंगे तो वहां की सेटिंग डिफरेंट होती है हर वेबसाइट की। हम सिर्फ फॉरेक्स फैक्ट्री की सेटिंग की बात कर रहे हैं। तो मतलब एक झटके अंदाज से, अगर आपको ऊपर ऊपर से सिर्फ रिजल्ट का कलर देख के एज्यूम करना है, अंदाजा लगाना है कि ये जो भी खबर आई है, ठीक है ना, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये खबर लो इम्पैक्ट की है या हाई इम्पैक्ट की है, और किस करेंसी की है। अब जैसे मिसाल के तौर पे, ये आज 4:30 बजे अमेरिकन डॉलर की ये तीन हाई इम्पैक्ट की खबरें थी 4:30 बजे। तो पहली खबर थी ये वाली हाई इम्पैक्ट की। ठीक है। अब देखें इसका जो रिजल्ट आया एक्चुअल के नीचे, वो आया 0.2%। लेकिन कलर क्या है, कितने परसेंट है उसको छोड़ दें, रेड कलर। रेड कलर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है। ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। ब्लैक कलर का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है। अच्छा, अब जो रेड कलर है, ये आया, तखमीना क्या लगाया गया था कि 0.3% आएगा। फोरकास्ट क्या थी एक्सपर्ट्स की, ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन क्या थी, वो थी 0.3%। लेकिन जो रिजल्ट आया वो उससे कम आ गया, और नेगेटिव में है, रेड कलर में है। इसका मतलब है जितनी फोरकास्ट की जा रही थी उससे कम आया है, इसलिए ये रिजल्ट नेगेटिव हो गया रेड कलर में। ठीक है। तो इसकी, इस खबर की वजह से, जो डॉलर की खबर है ना, अमेरिकन डॉलर की, तो डॉलर को लोगों ने सेल किया होगा, डॉलर नीचे गया होगा, सेलिंग हुई होगी डॉलर की। लेकिन साथ ही देखें, इसी टाइम पे एक और खबर भी थी अमेरिकन डॉलर की, जो कि सेम इक्वल इंपैक्ट की थी, हाई हाई इंपैक्ट की, रेड रेड कलर वाला फोल्डर है इंपैक्ट का। तो उसका जो रिजल्ट आया वो आ गया ग्रीन में। ठीक है। ये फिगर क्या लिखी हुई है इसको छोड़ दें, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि देखिए जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी 111 लाख, सॉरी 1000, के का मतलब 1000 होता है। ठीक है। इसको छोड़ दें, अब जरूरी नहीं है कि आप इसको समझें। लेकिन जो रिजल्ट आया ना, वो उससे ज्यादा आ गया, ग्रीन कलर में है, पॉजिटिव आ गया। ठीक है। तो इस खबर के रिजल्ट की वजह से डॉलर स्ट्रांग हो गया। इस खबर के रिजल्ट की वजह से लोगों ने डॉलर को बाय किया होगा। ठीक है। अब आप देखें, एक हाई इंपैक्ट की खबर की वजह से सेल किया हुआ होगा नेगेटिव, दूसरे की वजह से बाय। तीसरी खबर कौन सी आ गई, वो भी हाई इंपैक्ट की थी डॉलर की उसी टाइम पे, उसमें डॉलर और स्ट्रांग हो गया, ग्रीन कलर की खबर आ गई, रिजल्ट ग्रीन कलर में। ठीक है। उसके बाद चौथी खबर जो कि मीडियम इंपैक्ट की थी, जो काफी इंपॉर्टेंट होती है, हाई इंपैक्ट से थोड़ा सा ही असर कम होता है इसका, बाज वक्त काफी ज्यादा हो जाता है, बराबर ही हो जाता है। तो ये भी देखें पॉजिटिव आ गई, यानी इसमें भी डॉलर स्ट्रांग हो गया। तो इसको, इन चार खबरों में से, जो कि हाई इंपैक्ट की समझ लें, एक मीडियम इंपैक्ट की और तीन हाई इंपैक्ट की, तीन खबरें जो थी ना, उनमें डॉलर स्ट्रांग हुआ। एक खबर में डॉलर वीक हुआ, लेकिन ज्यादा वीक नहीं हुआ, बहुत थोड़ी परसेंटेज से वीक हुआ, थोड़ा सा ही, 1 पॉइंट की, यानी कि 1 डेसिमल की कमी थी। ठीक है। ओवरऑल इन सारी खबरों में डॉलर हुआ स्ट्रांग। तो जब डॉलर स्ट्रांग हुआ, ठीक है, वो टाइम है वही वाला कि जिस वक्त अब गोल्ड के पेयर में, हम क्योंकि बात कर रहे हैं गोल्ड के पेयर की, जो हम चार्ट देख रहे थे, तो वापस उधर आ जाएं। तो ये जो टाइम है ना, ये वाला इस कैंडल का, ठीक है, ये टाइम एग्जैक्ट वो 4:30 बजे वाला दुबई वाला टाइम है। ठीक है। जब रिजल्ट आया, तो एग्जैक्ट ये कैंडल, मिसाल के तौर पे अगर मैं 30 मिनट में चला जाऊं इसमें, यहां पे ये 30 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। मैं बल्कि कोई और चार्ट ओपन करता हूं जो क्लियर हो। ओके। ये आप देखें 30 मिनट का चार्ट है जी, ये कैंडल है ये वाली।
देखिए इसमें टाइम भी यहाँ पे एग्जैक्ट 4:30 नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब आप देखें कि जैसे ही ये कैंडल शुरू हुई ना, आधे घंटे की यहां से ओपन हुई है इस जगह से, तो 4:30 शुरू हुई, उसी वक्त रिजल्ट आ गया। उसी वक्त लोगों ने किसको, ये चार्ट किसका आप देख रहे हैं, ये गोल्ड का चार्ट है। ये कैंडल्स किसकी हैं, गोल्ड की। ये प्राइस किसकी लिखी हुई है, गोल्ड की। लेकिन किसके मुकाबले में, अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में। तो गोल्ड नीचे गया, गोल्ड को लोगों ने सेल किया, यानी डॉलर गया ऊपर, ठीक है, क्योंकि डॉलर तो स्ट्रांग हुआ है ना। तो ये रिजल्ट इफेक्ट होता है। तो ये जो इतनी बड़ी खबर है, सॉरी इतनी बड़ी जो कैंडल आपको नजर आ रही है, ये थी, मैं यहां पे लिखता हूं पेयर XAU और USD, ये पेयर था हमारा, ठीक है। तो डॉलर हुआ स्ट्रांग, हाई इंपैक्ट की खबरों के रिजल्ट्स की वजह से। तो डॉलर को लोगों ने किया बाय, डॉलर गया ऊपर। जितना डॉलर ऊपर गया है ना, उतना ही डॉलर का अपोजिट जो कंपोनेंट था पेयर में, वो उतना ही नीचे गया है, ठीक है। तो इस पेयर में, गोल्ड वर्सेस डॉलर में, जो गोल्ड है वो कितना नीचे आया है, आप देख लें कि यहां से लेके यहां पे कैंडल ओपन हुई थी, ये कैंडल ओपन हुई है 30 मिनट वाली, और क्लोज हुई है 30 मिनट में ये, और लो जो इसका बना वो यहां तक आया था, ठीक है। और अगर आप 1 मिनट का देखें सिर्फ, ठीक है ना, कि जैसे ही 4:30 यानी 31 मिनट वाली जो कैंडल थी, वो कितनी मूव हुई है, तो आप देखिएगा जरा, मैं अब वो ओपन करने लगा हूं कि सिर्फ 1 मिनट की कैंडल में गोल्ड कितना गिरा था जैसे ही वो रिजल्ट आया था। तो यहां पे हम 1 मिनट वाली कैंडल ओपन कर लेते हैं। ये है जी वो जगह, ये 1 मिनट वाली कैंडल है। ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाली, चेक करें जरा कि ये 1 मिनट वाली कैंडल, ये देखें 4:30 पे ओपन हुई है, कहां पे, 3350.23 पे, ठीक है। और ये 1 मिनट वाली ही कैंडल 1 मिनट में गोल्ड आ गया है कहां पे, 3330.44 पे, यानी कि 20 पॉइंट 1 मिनट के अंदर गिर गया। क्योंकि रिजल्ट जैसे ही आया ना, तो लोगों ने बस सेल किया वहां से, ठीक है, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो गया, गोल्ड वीक हो गया, ठीक है। तो इसलिए गोल्ड गिरा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखें, ये कैंडल ऊपर जाके क्लोज यहां पे हुई है। तो ये इंपैक्ट होता है। तो याद रखने वाली बात ये है कि जो फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आपको न्यूज नजर आती है वहां पे, ठीक है, ये 3 किस्म की ये होती हैं, इनको हम कहते हैं प्री स्केजुअल्ड फंडामेंटल्स। तो जो हमने खबरों की बात की है ना, फंडामेंटल्स यानी खबरें, तो हम खबरें होती हैं दो तरह की, ठीक है। खबरें दो तरह की होती हैं, पहली और दूसरी। अच्छा, जो पहली किस्म है ना, उसमें फिर 3 तरह की खबरें होती हैं, बल्कि यहां पे मैं लिख देता हूं पहले। पहले से तयशुदा, प्री स्केजुअल्ड, पहली खबर होती है जो पहले से तयशुदा है, प्री स्केजुअल्ड, ठीक है। जो ये जो है ना, प्री, पहले से तयशुदा, ठीक है। तो ये 3 तरह की होती हैं फिर आगे, जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली होती है लो इंपैक्ट वाली, और दूसरी होती है मीडियम इंपैक्ट वाली, और तीसरी होती है हाई इंपैक्ट वाली। और ये जो खबरें हैं ये वाली, ठीक है, इनको हम कहाँ पे देख सकते हैं, जो प्री स्केजुअल्ड होती हैं तीनों किस्म की, वो मैंने आपको बता दिया कि वो आप देखेंगे। सबसे ऑथेंटिक जो वेबसाइट है वो है www.ftse.com,
forexfactory.com। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक दूसरी किस्म का भी फंडामेंटल होता है, इसको हम कहते हैं मेजर फंडामेंटल। ठीक है, ये वाला जो है ना, इसको हम कहते हैं मेजर फंडामेंटल, बड़ी न्यूज, यानी ये इसकी हाई इंपैक्ट से भी बड़ी होती है। मेजर फंडामेंटल ये कौन सा होता है? जो पहले से तयशुदा नहीं होता, बल्कि अचानक खबर आती है, जो खबर अचानक नमूदार होती है, अचानक ये खबर सामने आती है। तो आप देखें कि जो ऐसी कौन सी खबर होती है जो कि गवर्नमेंट्स को भी पहले से पता नहीं होती, मुल्कों को भी पहले से पता नहीं होती। ठीक है, या तो वो कोई वबा हो सकती है, कुदरती कुदरती वबा। ठीक है ना, जैसे अभी 2-3 साल पहले गुजरा है कोरोना, ठीक है, एपिडेमिक, जो खतरनाक लीथल किस्म की तबाही मचाने वाली। ठीक है, या कोई कुदरती बहुत बड़ा जलजिला हो सकता है किसी एक मुल्क में जो बहुत ज्यादा तबाही फैला दे। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग मर जाएं, नुकसान हो जाए, बिल्डिंग्स गिर जाएं, उसकी वजह से उस मुल्क की करेंसी डाउन हो जाती है। ठीक है, इन्वेस्टर वहां से निकलते हैं, पैसा निकालते हैं। या फिर क्या होता है कि एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कर देता है, जंग शुरू हो जाती है, वो भी अचानक खबर होती है। ठीक है, तो इस तरह की जो सारी खबरें होती है ना, या एक और खबर होती है कि किसी बड़े मुल्क में, ऐसा मुल्क जिसकी करेंसी फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, लोग उसको बाय सेल बहुत ज्यादा करते हैं पेयर्स में। ठीक है, उस मुल्क में कोई पॉलिटिकल अपसेट हो जाए। ठीक है, कोई गवर्नमेंट हेड ऑफ जो गवर्नमेंट होता है उसको, उसकी असैसिनेशन हो गई, गवर्नमेंट अचानक चेंज हो गई। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो खबरें होती है ना, जो जिनके रिजल्ट अचानक होते हैं, जो पहले से तयशुदा नहीं होते। ठीक है, वो उसकी वजह से भी फिर उस मुल्क की करेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और वो इसलिए उसको मेजर फंडामेंटल या मेजर खबर कहा जाता है। और उसका जो असर होता है वो इससे भी ज्यादा होता है। ठीक है ना, इससे भी ज्यादा ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब अगली बात आपके जहन में ये आ रही होगी कि ये जो खबरें होती हैं पहले से तयशुदा, ठीक है, लो इम्पैक्ट, कि अगर एक लो इम्पैक्ट की खबर है, तो जो इसका असर है, एक एक खबर थी किसी भी करेंसी की, लो इम्पैक्ट, तो उसकी वजह से फर्ज करें पॉजिटिव खबर आई या नेगेटिव आई, तो वो कितनी देर तक प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। तो इसका मैं लिख देता हूं यहां पे 5 से 10 मिनट, अंदाजन लिख रहा हूं। बाजुकात इतना भी नहीं होता, इससे भी बहुत कम, मार्केट हिलती ही नहीं है, प्राइस हिलती ही नहीं है। जो मीडियम इंपैक्ट होती है, इसका अंदाजन जो रफली, ठीक है, जो इंपैक्ट होता है ना, जिस मुल्क की ये करेंसी के बारे में ये खबर होती है, उसके ऊपर आप समझ लें 15 से 20 मिनट। इसी तरीके से जो हाई इंपैक्ट होती है, इसका असर ज्यादा रह सकता है, 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक अंदाजन रह सकता है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर खबरें एक वक्त में एक से ज्यादा हों, मिसाल के तौर पे लो इम्पैक्ट की खबरें भी बाज औकात दो दो तीन तीन होती हैं, जैसा आपने हाई इम्पैक्ट की यूएसडी की देखी कि बाज औकात एक ही टाइम पे एक ही करेंसी की काफी सारी होती हैं, तो उसकी वजह से फिर जो इम्पैक्ट होता है उसका ड्यूरेशन लंबा भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये आपने ये एग्जैक्ट नहीं है, ये रफली बता रहा हूं आपको एक अंदाजे के लिए। ठीक है, लेकिन इनके मुकाबले में जब कोई मेजर फंडामेंटल आती है, बड़ी खबर आती है जो अचानक आती है, जो पहले से तयशुदा नहीं होती, उसका इंपैक्ट ज्यादा देर तक रहता है। ठीक है, जब तक उस वो जो इंसिडेंट है, अटैक हुआ है या कोई वबा फैली है, उसकी न्यूज है, जब तक उसकी शिद्दत में कमी नहीं आएगी, उस वक्त तक उसका असर ऊपर नीचे होता रहेगा, उसका पहले से किसी को नहीं पता होता। मेरी बात समझ गए हैं जी? ओके, अब हमने क्या करना है शुरू में, ये जो न्यूज का नॉलेज आपको अभी आपने सीखा है, अभी ये इंफॉर्मेशन मिली है। देखिए, अभी हम लोग, आप लोग हैं नए, आप में से वो दोस्त जिन्होंने आज पहली दफा ये न्यूज के बारे में जाना है,
तो आपने क्या करना है कि आपने शुरू में 2-4 दिन हफ्ता सिर्फ और सिर्फ आपने फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करनी है, और वहां पे आपने देख लेना है वो वाले पेयर, ठीक है, कि जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, डेमो अकाउंट के ऊपर जिसका चार्ट चार्ट के ऊपर आप नॉलेज अप्लाई भी कर रहे हैं और डेमो अकाउंट के ऊपर उसके हिसाब से ट्रेड भी ले रहे हैं, ठीक है। आपने वो पेयर सिलेक्ट कर लेने हैं। मिसाल के तौर पे जैसे गोल्ड है, ठीक है जी, तो गोल्ड के पेयर में आपको पता है कि XAU USD है, तो एक करेंसी होगी USD, ठीक है। दूसरा पेयर आप मिसाल के तौर पे कर लें USD CAD। अब इसमें यूएसडी तो है ही है और कैनेडियन डॉलर एक नई करेंसी होगी। इसी तरीके से एक पेयर आप कर लें यूएसडी, या यूएसडी के चले हो गए हैं, कोई दो मुख्तलिफ करेंसियां कर लेते हैं, यूरो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, डिफरेंट यानी कि। अब आपने देखना है कि जिस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर यूएसडी की खबर आएगी, चाहे वो लो इम्पैक्ट की हो, ठीक है, चाहे वो मीडियम इम्पैक्ट की हो, चाहे वो हाई इम्पैक्ट की हो, तो आपने उसका, अगर पॉजिटिव खबर आई है तो उसका इम्पैक्ट भी देखना है करेंसी के ऊपर, कि कितनी देर तक लोग उसको बाय करते हैं और कहां तक प्राइस जाती है। और अगर नेगेटिव उस खबर आई है तो भी देखना है कि उसकी वजह से लोग कितना उसको सेल करते हैं और कितनी देर तक उसका असर जारी रहता है। इसी तरीके से अगर मीडियम इम्पैक्ट की है तो उसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट कितनी देर तक रहता है, कितने लोग बाइंग या सेलिंग करते हैं, वो भी ऑब्जर्व करना है। और हाई इम्पैक्ट का भी ऑब्जर्व करना है, सारी करेंसीज का, ठीक है ना, 3-4 का। इससे क्या होगा कि जब 3-4 दिन, हफ्ते 4-5 दिन आप इसको ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको समझ आएगी कि जो हाई इम्पैक्ट की न्यूज होती है उसका अगर पॉजिटिव आ जाए किसी करेंसी के लिए तो कितनी देर तक प्राइस को ऊपर लेके जा सकती है उस पेयर में, या नीचे गिरा सकती है नेगेटिव की सूरत में, और मीडियम की और लो की। मेरी बात समझ गए? तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो शुरू में आपने डेमो अकाउंट के ऊपर भी न्यूज के टाइम पे, जब रिजल्ट न्यूज आने वाली होती है, आपने ट्रेड नहीं लेनी। मेरी बात समझ गए? शुरू में सिर्फ ऑब्जर्व करना है इसको। अच्छा, जिस वक्त आप कुछ 4-5 दिन ऑब्जर्व कर लेंगे, मतलब दिन में, क्योंकि नॉर्मली जो न्यूज़ बड़ी आती है ना, क्योंकि शाम में जो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ होती हैं वो होती हैं जिस वक्त अमेरिकन सेशन ओपन होता है, ठीक है, डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो टाइम ऐसा होता है शाम में, पाकिस्तान में 5-5:30 बजे का टाइम, 5-5:30 बजे का टाइम, ठीक है। दुबई में तकरीबन 4 और 5 के दरमियान में। तो वो टाइम ऐसा होता है कि आप अगर जॉब भी कर रहे हैं तो आप आ चुके होते हैं घर पे, या इवनिंग टाइम है ना, फ्री टाइम है, तो आपने उस टाइम पे सिर्फ अगर यूएसडी की न्यूज का इम्पैक्ट भी देख लिया ना 2-4 दफा, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद से फिर आप इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई जी? ओके। अच्छा, एक चीज और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कि याद रखें कि ये जो न्यूज होती है ना, चाहे हाई इंपैक्ट की हो, चाहे मीडियम इंपैक्ट की हो, कोई भी न्यूज हो, ठीक है, तो इस, अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो वो करेंसी ऊपर जाएगी ना, लोग उसको बाय करेंगे, या नेगेटिव होगा तो लोग उसको सेल करेंगे। तो वहां पे फिर हमारे जो बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स होते हैं नॉलेज के, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात कर रहे हैं, तो 4 घंटे के जो लेवल होता है ना सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का, वो कम चांसेस होते हैं कि टूटेगा, ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो उसको रोक लेगा। अगर ये टूट जाए तो फिर जो 1 डे का होता है ना, उसके बहुत कम चांसेस होते हैं टूटने के। वो ज्यादातर केसेस में 1 डे का जो लेवल होता है वो उसको रोक देता है, ठीक है। तो ये यानी कि क्योंकि मजबूत लेवल्स होते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं?
इसी तरह से अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर के कंफर्म लेवल्स की बात कर रहे हैं, कंफर्म लेवल्स, अगर अगर करेंसीज की बात कर रहे हैं तो 4 घंटे का मजबूत लेवल्स होते हैं करेंसीज में, और उसके बाद फिर इससे भी ज्यादा जो मजबूत होते हैं डबल टिक वाले, वो 1 डे वाले होते हैं। अगर आप गोल्ड की बात कर रहे हैं तो गोल्ड में 1 घंटे का जो लेवल होता है वो भी काफी मजबूत होता है, लेकिन इससे भी अगर डबल करना है तो वो आप 4 घंटे का कर लें। ठीक है, वो अक्सर इसको रोक देता है, इम्पैक्ट बर्दाश्त कर लेता है, वहां से प्राइस वापस आ जाती है, रिट्रेस हो जाती है, क्योंकि मजबूत ही बहुत होता है। ठीक है, अगर 4 आवर का कभी टूट गया तो फिर 1 डे का जो है रोक देता है, 1 डे का टूट जाए तो इससे बड़ा 1 वीक का जो होता है वो रोक देता है, उनकी फिर यानी कि ताकत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। ये चीज आपने जहन में रखनी है। ठीक है जी। तो अब देखें आज क्या हुआ, जब वो न्यूज आई ना डॉलर की गोल्ड के केस में, तो अब आप देखें कि गोल्ड के केस में हमारा जो स्ट्रक्चर का लेवल था, यहां पे अगर आप आ जाएं, ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, तो हमने ये वाला प्रीवियस हाई ये था ना, ठीक है, ये यहां पे ब्रेक हो गया था, तो हमारा जो कंफर्म बुलिश स्ट्रक्चर का हायर लो था वो कौन सा था, ये वाला, ये हमारा कंफर्म हायर लो था। ये हमने डिटेल में पढ़ा था कल और परसों पिछले सेशंस में, ये वाला। ठीक है जी, ये हमारा कंफर्म हायर लो था 1 घंटे का। तो आज क्या हुआ है कि जब रिजल्ट आया, हाई इंपैक्ट की 3 4 न्यूज थी डॉलर की, और डॉलर पॉजिटिव हुआ, डॉलर ऊपर गया, गोल्ड नीचे गिरा, लेकिन वो जो बीच में 15 मिनट 30 मिनट के छोटे लेवल्स के जो वो थे ना चार्ट के, छोटे टाइम फ्रेम के, वो टूट गए। लेकिन 1 घंटा का लेवल भी टूट तो गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप 4 घंटे का लेवल देखें इसमें, ठीक है, तो 4 घंटे का लेवल ये ब्रेक नहीं हुआ अभी। 4 घंटे का लेवल कौन सा था हमारा यहाँ पे, ठीक है, 4 घंटे का लेवल अभी बुलिश बना ही नहीं है। ठीक है ना, 4 घंटे का लेवल अभी बुलिश बट तब बनता अगर ये देखें 4 घंटे का ये प्रीवियस हाई था, ये ब्रेक हुआ होता। तो अब देखें यहाँ पे ये ब्रेक हुआ ही नहीं है, ये लें। ठीक है, ये जगह है, तो वो विकें ही लगी हैं ऊपर इस चार्ट में। ठीक है जी। तो ज्यादातर 1 घंटे का अगर लेवल टूट जाए न्यूज में, गोल्ड की मैं बात कर रहा हूं, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि 4 घंटे का चार्ट उसको रोक देगा। अगर 4 घंटे का लेवल टूट जाए तो एक एक दिन का जो है वो ज्यादातर केसेस में रोकने में कामयाब हो जाता है। तो ये लेवल्स की जो जो टाइम फ्रेम बड़े होते हैं ना, उनके नॉलेज के लेवल्स की ताकत भी ज्यादा होती है। ठीक है जी। तो हमारा पहला टॉपिक तो हो गया जी यहां तक। अब जल्दी से मैं आपको, आज हमारा दूसरा भी टॉपिक है एक, उसके बारे में चलें डिटेल हम अगले सेशन में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। एक चीज होती है ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और एक चीज है एफ वी जी, जिसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, एफ वी जी शॉर्ट। अच्छा, ये ना फॉरेक्स की जुबान में एक टर्म यूज होती है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ठीक है, स्मार्ट मनी किसे कहते हैं? देखिए, फॉरेक्स में जिन कंपनीज के पास, जिन इंडिविजुअल्स के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर होते हैं, असल में तो फॉरेक्स में किसी भी पेयर की प्राइस को मूव वो कर रहे होते हैं ना, सप्लाई और डिमांड तो वो क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ज्यादा पैसे वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं। ठीक है ना, माफिया कह लें आप फॉरेक्स ट्रेडिंग का, जो प्राइस को मूव करता है, क्योंकि पॉजिटिव सेंस में माफिया, पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि प्राइस यानी पैसा उनके पास ज्यादा है, तो सप्लाई भी और डिमांड भी किसी भी पेयर की कीमत को
वो अगर ऊपर लेके जाना चाहेंगे तो सबसे ज्यादा बाय वो कर सकते हैं, क्योंकि पैसा ही सबसे ज्यादा दुनिया में उनके पास है। ठीक है, तो सेल करना चाहेंगे तो वो करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा ही उनके पास है। तो उस ग्रुप को, जो सबसे ज्यादा पैसे वाला ग्रुप है दुनिया में, उसमें कोई 5-10 हजार 15-20 हजार लोग हैं और कंपनियां हैं, उसको स्मार्ट मनी ग्रुप कहते हैं, स्मार्ट मनी कहते हैं। ठीक है, इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो आप यूं समझ लें कि 70 to 80% जो दुनिया का पैसा है वो उन लोगों के पास है। ठीक है, उन कंपनीज के पास है या उस ग्रुप के पास है, कंबाइंड में कह रहा हूं। तो उस प्राइस को बेसिकली मूव वो करते हैं। तो वो लोग जो होते हैं वो फिर जाहिर सी बात है ट्रेड खुद तो नहीं करते ना, वो दुनिया के जो बेस्ट माइंड्स होते हैं, बेस्ट ट्रेडर्स होते हैं, नॉलेज वाले, वो उनको हायर कर लेते हैं, वो उनके लिए काम कर रहे होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं। तो वो लोग जो नॉलेज यूज करते हैं, ठीक है, उस नॉलेज में से ये दो चीजें भी हैं। एक तो मार्केट स्ट्रक्चर भी है, वो उसको बहुत फॉलो करते हैं। ठीक है, और दूसरा ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप है, इसको भी वो लोग जो है, अच्छे ट्रेडर जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब ये है क्या, ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है? देखें, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि चार्ट के ऊपर प्राइस जा रही है, या एक रोड है, ठीक है ना, रोड के ऊपर आप गाड़ी सीधी जा रही है, इस तरीके से ये रोड है। ठीक है, इस पे गाड़ी आपकी सीधी जा रही है, और यहां पे कुछ इस तरीके से एक टर्न बना हुआ है। ठीक है, और उस पे यहां पे साइन भी लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका यह है कि यहां से यू टर्न है, ठीक है ना, अगर आप चाहें तो आप यहां से सीधा भी जा सकते हैं, और अगर चाहें तो यहां से आप टर्न भी ले सकते हैं, वापस इधर भी जा सकते हैं। मेरी बात समझ गए हैं? तो अगर आप यहां से वापस मुड़ेंगे, इसका मतलब ये होगा कि पहले आपकी डायरेक्शन ये वाली थी, चार्ट की जुबान में, कैंडल्स की जुबान में आप ऊपर जा रहे थे। ठीक है, और अब आपने क्या किया है कि जब आपने यू टर्न लिया है तो आपकी प्राइस या आपकी डायरेक्शन वापस अपोजिट होगी, अब आप नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस, अब मैं आता हूं, अब मैं आपको बता रहा हूं ऑर्डर ब्लॉक समझा रहा हूं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक किसे क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब इस मिसाल में और ऑर्डर ब्लॉक में क्या मुमासलत है, ये मैं आपको बताने लगा हूं। कि चार्ट के ऊपर तो कैंडल्स होती हैं ना, मिसाल के तौर पे ये कैंडल जा रही है ऊपर, ग्रीन कैंडल्स। ठीक है, और यहां से प्राइस ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, और चेंज इस तरीके से की है कि अब कैंडल वापस नीचे जाना शुरू हुई। लेकिन यहां पे जहां पे यू टर्न लिया है ना कैंडल्स ने, वहां पे इनगल्फिंग पैटर्न बन गया है। क्या बन गया है? इनगल्फिंग पैटर्न बन गया है। यानी ये, अगर यहां से पीक से पहले ऊपर जा रही थी कैंडल, तो ये वाली कैंडल जो है, ये जितनी बड़ी भी है, आखिरी ग्रीन, ठीक है, आखिरी कैंडल के बाद जिस वक्त डायरेक्शन चेंज हुई है, इसने टर्न लिया है अगली कैंडल ने, वो कैंडल बड़ी बनी है। इतनी बड़ी बनी है कि, और एक तो रेड कलर की है, डायरेक्शन चेंज है, अपोजिट कैंडल है, और उसने अपने से पिछली ग्रीन कैंडल को प्रॉपरली इनगल्फ कर लिया है, कवर कर लिया है, ढांप लिया है, जिसे आप बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इस को जगह को, कितनी जगह को, जितनी जगह में ये रेड कैंडल ने, यानी इनगल्फिंग कैंडल ने अपने से छोटी और डिफरेंट कलर की, अपोजिट कलर की कैंडल को कवर किया है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं जी। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है चार्ट के ऊपर। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक अभी वैलिड नहीं हुआ। ऑर्डर ब्लॉक दो तरह के होते हैं, वो वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है। एक ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होता है? अभी तो ये इनवैलिड है, बन गया है, मार्क कर लिया हमने।
अब फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस जब ऊपर जा रही थी ना नीचे से, तो कुछ इस तरीके से ऊपर गई थी, इसने बीच में एक प्रीवियस लो इसका ये वाला था, ठीक है, ये वाला। अब ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद कैंडल्स नीचे जाते हुए ये प्रीवियस जो लो था इसको ब्रेक कर दें और नीचे क्लोज हो जाए, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो जाता है जी, वैलिड। और अगर ऐसा ना हो तो ये इनवैलिड रहता है। मेरी बात समझ गए हैं कि जब भी ऑर्डर ब्लॉक बने, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया ना कि ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे है, कि प्राइस एक डायरेक्शन में जा रही थी, मिसाल के तो कैंडल्स ऊपर जा रही थी, एंड पे जहां से कैंडल्स रिवर्स हुई हैं, वापसी का सफर शुरू हुआ है, वहां पे अगर आखिरी ग्रीन कैंडल को एक बड़ी रेड कैंडल ने इनगल्फ कर लिया है, वो लाजम है, ये मोमेंटम कैंडल होना जरूरी है, बड़ी कैंडल होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो इनगल्फिंग कैंडल होती है ना, इसका मोमेंटम कैंडल होना जरूरी है। ये बात जो मैंने की है मोमेंटम कैंडल, इसका मतलब क्या है, मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि मोमेंटम कैंडल क्या होती है। ये वर्ड आप बार बार यूज करेंगे, ठीक है, मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल किस कैंडल को कहते हैं? मोमेंटम कैंडल जो होती है ना वो दो तरह की होती हैं। एक मोमेंटम कैंडल बुलिश भी हो सकती है, जो ऊपर की तरफ जाती है, और मोमेंटम कैंडल बेरिश भी हो सकती है, जो नीचे की तरफ जाती है। दो होती है ना। अच्छा, जो बुलिश है ना ग्रीन कैंडल, वो होती है जो कि ऊपर की तरफ जाए, बड़ी कैंडल हो, ऊपर की तरफ बड़ी बॉडी हो। अगर विक है तो नीचे की तरफ होनी चाहिए, जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन ऊपर की तरफ बड़ी विक ना हो। अगर हो, पहली बात है हो ही ना, अगर हो तो छोटी सी हो, ठीक है, इसको बुलिश मोमेंटम कैंडल कहते हैं। जिसकी बॉडी, ग्रीन बॉडी ऊपर की तरफ बड़ी हो, और ऊपर की तरफ या तो विक हो ही ना, अगर हो तो छोटी हो, नीचे की तरफ जितनी मर्जी विक हो, बाजुकात नहीं भी होती नीचे की तरफ विक, ठीक है ना, तो वो भी मोमेंटम कैंडल होती है, लेकिन उसकी ऊपर की तरफ विक बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो छोटी हो, ज्यादा बड़ी ना हो, नीचे चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो जाए। ये बुलिश मोमेंटम कैंडल है। इसी तरीके से जो बेरिश मोमेंटम कैंडल है, नीचे जाने वाली, ये वाली, ठीक है, तो उसकी विक ऊपर की तरफ चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन नीचे की तरफ विक ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहली बात है हो ही नहीं तो सबसे अच्छा होता है, अगर है तो बस छोटी मोटी हो, ज्यादा ना हो, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर नहीं है तो भी चलेगा, अगर है तो जितनी मर्जी बड़ी है, फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ गए? इसको हम मोमेंटम कैंडल कहते हैं, बेरिश यानी रेड कैंडल भी और ग्रीन कैंडल भी। तो ये जो इनगल्फिंग पैटर्न हम क्योंकि पहले पढ़ चुके हुए हैं कंफर्मेशन के लिए, तो उसका हमें पता है पहले से ही कि इनगल्फिंग पैटर्न होता ही वो है, बुलिश भी और बेरिश भी। बुलिश इनगल्फिंग कौन सा होता है? स्पोर्ट के ऊपर पहली कैंडल रेड, कोई भी शक्ल हो, शर्त यह है कि सपोर्ट का स्ट्रांग लेवल होना चाहिए, ठीक है जी। और दूसरी कैंडल उसके ऊपर बड़ी बुलिश कैंडल बने, मोमेंटम यानी कि बड़ी बॉडी जिसकी ऊपर की तरफ हो, और वो पिछली कैंडल को मुकम्मल तौर पे ढांप ले। अब इसकी ऊपर की तरफ बहुत बड़ी विक नहीं होनी चाहिए, छोटी मोटी चलती है, नीचे जितनी मर्जी बड़ी विक होती है, ये आपका बुलिश इनगल्फिंग है, ठीक है। अब अगर प्राइस ऊपर से नीचे आई थी, यहां से पहले इधर आई थी, और यहां से वापस मुड़ी है ना, अब देखें यहां पे ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया है जी, और बुलिश कितना, ये जो है ना रेड कैंडल, इसकी ऊपर वाली बॉडी के ऊपर जितनी भी विक है जहां तक, वहां से लेके और जो लो पॉइंट है, ठीक है, यहां तक, ये ये ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक, फर्ज करें ये प्राइस जो ऊपर से आई थी पहले कुछ इस तरीके से गई थी ऊपर, ठीक है, यहां से आई थी, ये इसका प्रीवियस हाई है, यहां से गिरी थी। अब ये ऑर्डर ब्लॉक तो बन गया है, ठीक है, लेकिन अभी ये वैलिड नहीं हुआ, अभी ये इनवैलिड है। बन गया है, इनवैलिड है। वैलिड कब होगा? अगर यहां से प्राइस ऊपर जाए और ये जो प्रीवियस हाई है, जहां से प्राइस नीचे गिरी थी,
इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, क्लोज कर दे कोई कैंडल, जैसे ये कैंडल ऊपर क्लोज होगी तो अब ये इनवैलिड नहीं रहा, अब ये वैलिड हो गया जी। ठीक है। अच्छा, इसने काम कब करना है? जब अब प्राइस ऊपर से जब ये वैलिड हो गया वापस आएगी ना, अब ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसको जैसे ही टक्कर मारेगी और यहां से प्राइस वापस ऊपर निकल जाएगी। कितना निकलेगी ये डिपेंड करता है, ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये होता है, वैलिड भी और इनवैलिड भी। अच्छा, दूसरी जो चीज है, ठीक है, वो होती है फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप भी बहुत सिंपल है। ठीक है, बस जल्दी से मैं इसको बता के फिर वीडियो बंद करते हैं और क्वेश्चंस सेशन कर लेते हैं। अब देखें, फेयर वैल्यू गैप भी इसी यू टर्न के ऊपर ही बनता है जो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, आज हम उसी को देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये प्राइस जा रही थी ऊपर, जैसा कि लेट से कि यहां से प्राइस जा रही है ऊपर। ठीक है जी, ये एक कैंडल ऊपर गई, ये दूसरी कैंडल ऊपर गई। ठीक है, और यहां पे ये तीसरी कैंडल ऊपर गई, प्राइस ऊपर जा रही है ना। अब जाहिर सी बात है, जिस वक्त प्राइस ऊपर जाती है तो जरूरी नहीं है कि कैंडल्स जैसी मैंने बनाई है ऐसी हूं, ग्रीन कैंडल्स। ठीक है, उनके ऊपर विक्स होती हैं, नीचे विक्स होती हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल के यहां से ऊपर से जब प्राइस मुड़ना शुरू हुई है, ठीक है, यहां से, और एक बड़ी कैंडल बनी, लेकिन वो बनी रेड। ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक इसने बना इसलिए क्योंकि पीछे से इसको इनगल्फ कर दिया है अपने से अपोजिट कैंडल को। ठीक है ना। अब इसमें इसके ऊपर विक हो सकती है, मोमेंटम कैंडल जिसने इनगल्फ किया है उसके ऊपर विक हो सकती है, लेकिन नीचे नहीं होनी चाहिए। या तो होनी नहीं चाहिए विक, अगर है तो छोटी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी विक हो, वो मोमेंटम कैंडल नहीं होगी। छोटी मोटी है तो वो चलेगी। अच्छा, अब आप देखें कि इस कैंडल के बाद इनगल्फिंग पैटर्न जब बन गया, ठीक है ना, ये इनगल्फिंग पैटर्न बन गया ना, बुलिश इनगल्फिंग। अब इसके बाद जो तीस, ये पहली कैंडल थी ऊपर जाते हुए ग्रीन कैंडल। दूसरी कैंडल कौन सी है? जिसने यू टर्न लिया है, बड़ी ने, जिसने इनगल्फ किया है अपोजिट कलर वाली। ठीक है, अब जो तीसरी कैंडल होगी, ठीक है, वो, उसका कलर रेड भी हो सकता है और उसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, किसी भी कलर की हो सकती है, वो इधर से की से बनेगी ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो तीसरी कैंडल भी रेड है, तीसरी कैंडल भी फॉर एग्जाम्पल के रेड है, और उसकी जो विक है ऊपर, मैं यहां पे छोटी सी विक बना देता हूं, ये फर्ज करें कि ये उसकी विक है जी ऊपर। ठीक है, अब जो फेयर वैल्यू गैप होगा वो क्या होगा, वो मैं आपको बताने लगा हूं। फेयर वैल्यू गैप, जहां पे भी ऑर्डर ब्लॉक बनता है ना, जिस जगह पे भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, मिसाल के तौर पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना यहां पे। ठीक है, अब इसमें जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो होगा जी, ये जो हमारी ग्रीन कैंडल थी आखिरी,
ठीक है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल थी, फॉर एग्जाम्पल इसकी नीचे यहां पे छोटी सी विक है, इधर मैं विक भी बना देता हूं, ये इस जगह पे ये विक है इसकी छोटी सी। ठीक है, और इसको मैं, ओके, अब यहां पे मैं आपको फेयर वैल्यू गैप बताने लगा हूं, जो सबसे ज्यादा आइडियल होता है कि ये तीसरी कैंडल है और इसके ऊपर ये छोटी सी विक है, बल्कि ये भी मैंने थोड़ी सी बड़ी बना दी, ये विक है जी। ठीक है, अब आप देखें इसमें हुआ क्या कि ये कैंडल पहली जो कि ग्रीन है, जिसको दूसरी कैंडल जिसने इनगल्फ किया, ये पहली कैंडल है, दूसरी कैंडल जिसने इनगल्फ किया है पहली कैंडल को, मोमेंटम कैंडल अपोजिट कलर की, ठीक है, और तीसरी कैंडल ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। अब आप देखें जो पहली कैंडल ग्रीन थी उसकी जो नीचे की तरफ विक है इसमें, और जो तीसरी कैंडल है उसकी जो विक है उसके बीच में ये थोड़ा सा फासला है। पहली कैंडल की विक नीचे वाली और तीसरी कैंडल की जो विक है, ठीक है, ये वाली, इसके दरमियान जो फासला होता है ना, इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं जी, FVG। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव फेयर वैल्यू ये होता है। तो बहुत सिंपल हो गया इसको, कि जहां पे भी ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है, जिस जगह पे भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, कैंडल्स ऊपर जा रही थी, चाहे बुलिश चाहे बेरिश, आखिरी कैंडल फॉर एग्जांपल ये थी, ये आखिरी कैंडल थी ग्रीन, ठीक है, और यहां पे एक रेड कैंडल बनी जिसने इसको प्रॉपर तरीके से इनगल्फ किया। ठीक है, अब यहां पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हो गया, चले मैं ऑर्डर ब्लॉक बाद में बनाता हूं। नीचे एक कैंडल बन गई और कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये, अब इसमें आप देखें कि जो हमारी पहली कैंडल है, जो आखिरी कैंडल है ग्रीन वाली, ठीक है, बुलिश ऊपर की तरफ आखिरी कैंडल जो इनगल्फ हुई है, उसका जो विक है, लोअर विक, वो ये है, और जो तीसरी कैंडल है इनगल्फिंग के बाद, ठीक है, उसकी विक ये वाली है। अब देखें इन दोनों विक्स के दरमियान में जो गैप है ना, इतना, इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं जी, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, और ये जो तीसरी कैंडल है, ये जरूरी नहीं है कि रेड हो, ये ग्रीन भी हो सकती है, बस ये तीन का पैटर्न होता है। जहां पे भी यू टर्न कैंडल अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, और शर्त क्या है कि वहां पे अगर प्रॉपर इनगल्फिंग पैटर्न बन जाए पीक के ऊपर। बात क्लियर होगी। अब इसकी जल्दी से हम, अच्छा ये मैंने आपको एक तरीके का बताया फेयर वैल्यू गैप, तो क्या फेयर वैल्यू गैप सिर्फ यही होता है? नहीं, फेयर वैल्यू गैप एक डायरेक्शन में, जैसे ये बुलिश कैंडल ऊपर जा रही है, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक कैंडल यहां पे थी, ठीक है, और अब देखें इस कैंडल के और इस कैंडल के दरमियान में जो इसकी विक की कोई नहीं है, तो इसकी विक और इसकी विक के दरमियान में जो ये गैप है, इसको भी फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये फेयर वैल्यू गैप होता है जो ऑर्डर ब्लॉक के पहले बनता है। अब आप देखें इसमें ऑर्डर ब्लॉक कहां पे है, ऑर्डर ब्लॉक है ये, यहां से लेके ये इसका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ये वाला हमारा फेयर वैल्यू गैप हो गया। तो अब होगा क्या कि
अगर ये ऑर्डर ब्लॉक, जब ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा ना, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कब होगा, जब ये नीचे प्राइस जाएगी, तो फॉर एग्जांपल ये प्राइस लो लगाया था इसने, प्रीवियस लो इसका यहां पे था इधर, ठीक है, ये वाला। तो जिस वक्त ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होगा, जब ये प्राइस नीचे जाए और प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाए, तो तब ये वैलिड हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। और साथ ही फेयर वैल्यू गैप भी वैलिड हो जाएगा। फिर याद रखें, फेयर वैल्यू गैप भी ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही, जिस तरह से वो वैलिड होता है और इनवैलिड होता है, ऐसे फेयर वैल्यू गैप भी वैलिड और अनवैलिड दोनों होते हैं। जब ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हुआ ये वाला, तो इसका मतलब है फेयर वैल्यू गैप भी वैलिड हो गया, ठीक है। अब हमें यहां से आगे क्या होगा कि जब भी प्राइस वापस आएगी, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि पहले फेयर वैल्यू गैप है, इसको टच करके प्राइस यहां से गिर जाएगी नीचे। कितनी गिरेगी ये अगला सेशन में हम इसको डिटेल में देखेंगे। और बाज औक़ात क्या होता है, अगर फेयर वैल्यू गैप ना उसको वापस रोक सके, तो फिर प्राइस ऊपर जाके तो ऑर्डर ब्लॉक रोक देता है, वहां से प्राइस नीचे गिर जाती है, ठीक है। लेकिन ये दोनों बड़ी काम की चीजें हैं, और कॉम्बिनेशन में तो ये बड़े खतरनाक होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी और फेयर वैल्यू गैप भी, ठीक है जी। यहां तक मेरे ख्याल में काफी है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, न्यूज के हवाले से फॉरेक्स फैक्ट्री को भी देखिएगा। तो